हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की सीरीज में एक नया सम लेकर आया हूं। तो चलिए हम सम सॉल्व करते हैं। सम सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको टाइमलाइन बनाना पड़ता है। टाइमलाइन क्या होता है, आपने जो भी परचेज किया, जो भी सेल किया, उस ट्रांजेक्शन्स का डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। ओके, तो टाइमलाइन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होता है। क्या आपका अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च वाला है या आपका अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर वाला है। अब इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम का जो नीचे की तरफ रहेंगे लास्ट लाइंस या सेकंड लास्ट लाइन, वहां पर आपको देखना पड़ेगा। तो वहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका एग्जैक्टली अप्रैल टू मार्च वाला है या जनवरी टू दिसंबर वाला है। तो आइए देखिए सम में देखते हैं हम। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो देखो लास्ट में लिखा हुआ है कॉर्नर पर कि प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 12% डिबेंचर्स ऑफ शिवा लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर धर्मेश, वैल्यूइंग क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2013। मींस इनका ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को हो रहा है। तो स्टार्ट कब हुआ होगा, जनवरी को। तो जनवरी टू दिसंबर का ये अकाउंटिंग ईयर है। तो देखो मैंने यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का ऐसा मैंने एक टाइमलाइन बना लिया है। अब क्या करूंगा, जैसे जैसे सम रिकॉर्ड रीड करूंगा यहाँ पे चीजें को रिकॉर्ड करते जाऊंगा। ओके, चलो स्टार्ट करता हूं मैं। On 1st January 2013, 1012% debentures of rupees 100 each of Shiva Limited were held as investment by Mr. Dharmesh at a cost of rupees 91,000। देखो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो ये किसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, धर्मेश का। तो ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर धर्मेश। और ये कौन सा डिबेंचर्स है, ये आपका 12% वाले डिबेंचर्स है इन शिवा लिमिटेड। ओके, अब ये कहता है कि 1 तारीख को, 1 जनवरी को आपके पास ऑलरेडी 1000 डिबेंचर थे। वो नंबर है बिकॉज उसके आगे रुपीज का सिंबल नहीं दिया है ना, ऐसा नहीं लिखा है, डायरेक्टली 1000 दिया है। इसका मतलब वो क्या है, नंबर्स है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 1 जनवरी को कितने नंबर्स हैं, 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 1000 डिबेंचर का। ओके, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है। और उसकी कॉस्ट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है, 91,000। तो पहले तो यहाँ पे रिकॉर्ड लिख देंगे 1 जनवरी को, 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस है, ओपी मीन्स ओपनिंग बैलेंस। फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31 दिसंबर। आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट कब मिलता है, 31 दिसंबर को। तो हम दिसंबर पे जाके ऐसा गोला कर देंगे और ऊपर जाके लिख देंगे 31 को हमको क्या मिलता है, यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। ओके, ऐसा गोला क्यों किया, ताकि पहचान में आए तुरंत। ओके, कि ये इंटरेस्ट का डेट आ चुका है। आगे बढ़ते नेक्स्ट। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2013 रुपीज, देखो अब ये रुपीज है, ध्यान रखना, रुपीज 20,000 ऑफ सच डिबेंचर्स वेर परचेज्ड बाय मिस्टर धर्मेश एट द रेट ऑफ रुपीज 98 कम इंटरेस्ट। देखो क्या कह रहा है कि 20,000 रुपए के फेस वैल्यू वाले, ये फेस वैल्यू है, 20,000 रुपए का डिबेंचर नहीं खरीदा है, ये तो डिबेंचर की फेस वैल्यू। अगर 100 रुपया एक फेस वैल्यू है, 20,000 को हम डिवाइड कर देंगे तो ये 200 डिबेंचर हो जाएंगे। इट मींस हमने उस दिन 200 डिबेंचर परचेज किए और 98 रुपीज के कम इंटरेस्ट वाले। तो हम लोग जाके लिख देंगे 1 अप्रैल को, यहां पर ये रहा, 1 को परचेज किया है कम इंटरेस्ट वाला। CUM मतलब कम इंटरेस्ट, मतलब ये जो आपने परचेज किया होगा जो डिबेंचर्स 200, सामने वाले ने जो आपको बेचा उसने इसमें क्या इंक्लूड करके बेचा है, उसका अपना इंटरेस्ट, जो अक्रूड इंटरेस्ट होगा उसका, उसने वो इंक्लूड कर दिया इसमें। ओके, तो इट मींस दैट कि आपकी जो भी परचेज वैल्यू थी उसमें क्या इंक्लूड था, इंटरेस्ट इंक्लूड था। अब जो भी परचेज वैल्यू उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। वो हम आगे सम में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर 1 सितंबर 2013 को रुपीज वापस आ गया 30,000, ये फेस वैल्यू है। अब सच डिबेंचर्स वेर सोल्ड एट रुपीज 96 एक्स इंटरेस्ट। अभी आपने 1 सितंबर को बेच दिए 300 डिबेंचर। कैसे मालूम पड़ा, 30,000 रुपीज है, उसको डिवाइड किया 100 से फेस वैल्यू को, तो मुझे मिल गया कि 300 मेरे डिबेंचर्स मैंने सोल्ड किए 1 सितंबर को। तो यहां पे आ गया सितंबर एज फॉर सोल्ड। और ये कैसे सोल्ड किए मैंने, एक्स इंटरेस्ट पे। मींस हमारा जो सेल वैल्यू था उसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। हमने इंटरेस्ट को निकाल कर, हटाकर वो वैल्यू, सेल वैल्यू जो भी आएगा
उस पर बेचा था। ओके, नेक्स्ट, ऑन 1 दिसंबर 2013 ₹50,000, वापस ये फेस वैल्यू है, रुपीज है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज मेरी कॉलम में मैं नंबर लेता हूँ। बहुत जगह फेस वैल्यू लेते हैं बट मेरी कॉलम में मैं क्या लेता हूँ, हमेशा नंबर लेता हूँ ताकि सम इजी पड़े। आप दोनों ले सकते हो, फेस वैल्यू भी और नंबर्स का कॉलम रख सकते हो। ओके, ₹50,000 ऑफ सच डिबेंचर्स वेर सोल्ड एट ₹99 कम इंटरेस्ट, वापस सोल्ड किया 1 दिसंबर को यहाँ पे, और ये कम इंटरेस्ट वाला था और इसकी सेल वैल्यू ₹99 है। ओके, फिर कहता है कि इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, मींस आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा, आपका 31 दिसंबर आ जाएगा तब आपको इंटरेस्ट मिलता है। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 12% debentures of Shiva Limited in the books of Mr. Dharmesh, valuing closing stock on 31st December 2013, applying as AS13। क्या कह रहा है कि आप एक 12% डिबेंचर अकाउंट बनाइए धर्मेश के बुक में, और कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना AS13 को अप्लाई करके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का रूल के हिसाब से। फिर कहता है लास्ट में, द डिबेंचर्स वेयर कोटेड एट ₹93 ऑन 31 दिसंबर 2013। कहता है कि जिस दिन 31 दिसंबर था, जब आप अकाउंटिंग क्लोज कर रहे थे, मार्केट में आपकी डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, ₹93 थी। मींस जिस दिन 31 दिसंबर था, उस दिन 31 दिसंबर को आपकी मार्केट वैल्यू एक डिबेंचर की कितनी थी, ₹93 ईच। अब ये क्या है नया, ये जो भी आपके पास डिबेंचर बचा रहेगा 31 दिसंबर को लास्ट में, उसकी मार्केट वैल्यू ₹93 है एक डिबेंचर की, और आपको देखना पड़ेगा कॉस्ट वैल्यू कितनी है, फिर कंपैरिजन के हिसाब से उसका आंसर आता है। वो मैं आगे सम में कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब यहाँ पर आपका सम कंप्लीट होता है तो हम ट्रांजेक्शन्स का नंबर डाल देते हैं कि हमारे पास कितनी ट्रांजेक्शन है सम में। तो सबसे पहला देखिए, ओपनिंग बैलेंस है 1, फिर हमने अप्रैल को परचेज किया 2, फिर हमने सितंबर को सोल्ड किया 3, फिर 1 दिसंबर 4, फिर 31 दिसंबर 5 हो जाएगा ना, डेट वाइज जा रहे हैं, फिर 6 हमको क्लोज करना है। तो टोटल कितने स्टेप आने वाले हैं, 6 स्टेप्स आने वाले, 6 ट्रांजेक्शन आने वाली है। ओके, आपके सम में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है। तो हमेशा हम कैसा प्रिफर करते हैं, पहले वर्किंग करते हैं और बाद में आप पोस्टिंग करते हो, पहले वर्किंग बाद में पोस्टिंग। तो चलो पहले वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस को कैसे दिखाना है, उसकी वर्किंग है, ये हेडिंग हो गया। सबसे पहला 1, तो सबसे पहला मैं दिखाऊंगा नंबर ऑफ डिबेंचर, कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे। तो यहाँ पे सम में दे दिया 1000, वो रुपीज नहीं लिखा है आगे, इसका मतलब वो नंबर है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसके ऊपर, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां पर हो। आज आप जनवरी 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हो, अब लास्ट इंटरेस्ट डेट कब थी वो देखना पड़ेगा। तो इसके पहले जनवरी से पहले क्या आया होगा, दिसंबर आया होगा। अब 31 दिसंबर तक का तो आपने लास्ट ईयर का इंटरेस्ट ले चुके होंगे, जब लास्ट ईयर होगा तो 31 दिसंबर आया होगा, वहां पे आपको इसका इंटरेस्ट मिल गया होगा। और फिर नया साल आया जनवरी, अब जनवरी को फर्स्ट डे हुआ है तो फर्स्ट डे में थोड़ी कोई इंटरेस्ट अक्रू होता है, कम से कम 30 दिन तो चाहिए ना अक्रू होने के लिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। तो पोस्टिंग के लिए एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि जब कभी भी आप परचेज करोगे तो डेबिट में दिखाओगे प्लस की तरफ, और सेल करोगे तो कहां पे दिखाओगे, आपका इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कहां पे लिखोगे, डेबिट में, सेल और परचेज पे। और आपको लॉस हो रहा है तो कहां पे लिखोगे, क्रेडिट में। और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा जब आपका 31 दिसंबर आएगा तो आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे, तो इंटरेस्ट कहां पे रिसीव करोगे, क्रेडिट में, इंटरेस्ट की कॉलम में। ओके, हाँ, तो आगे बढ़ता हूं, मैं पोस्टिंग कर देता हूं। सबसे पहली पोस्टिंग हमारी ओपनिंग बैलेंस की। तो यहां पे 1 जनवरी 2013, ओपनिंग कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस, ब्रॉड डाउन, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे 1000, इंटरेस्ट नील था, और इसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी। तो देखो सब में लिखा हुआ 91,000, करेक्ट, पूरा वैल्यू दे दिया ना, कॉस्ट वैल्यू 91,000, वो कॉस्ट वैल्यू है आपकी।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहली ट्रांजेक्शन हो गई, अभी दूसरी क्या थी, परचेज थी। तो हम परचेज का मुझे वर्किंग करना पड़ेगा, तो मैं ये इरेज कर देता हूँ, ओके, वन बाय वन। अब हमने ओपनिंग बैलेंस तो कर लिया, अब हम परचेज का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कर ले। परचेज कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट वाला है ना, और वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या, हम लोग क्या करते हैं, हमारे परचेज की वर्किंग नोट के 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज निकालते हैं हम लोग। कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज किए, क्योंकि मेरी कॉलम में यहां पर हम लोग नंबर्स लिखते हैं ना, इसलिए मैं नंबर ही ढूंढता हूं और थोड़ा कैलकुलेशन इजी पड़ता है इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ है कि on 1st April 2013 rupees 20,000 of such debentures were purchased by धर्मेश at the rate of rupees 98 कम इंटरेस्ट। कह रहा है कि 1 अप्रैल को धर्मेश ने रुपए फेस वैल्यू, रुपए के 20,000 रुपए वाले, ये जो 20,000 रुपए है वो फेस वैल्यू। सर कैसे मालूम पड़ा आपको, वो कॉस्ट वैल्यू क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, आगे बोल रहा है कि ये डिबेंचर एक 98 रुपीज में खड़ा, तो जो 98 रुपीज में एक डिबेंचर खरीदा वो उसकी कॉस्ट वैल्यू है। तो फिर ये जो वैल्यू है वो कौन सी है, फेस वैल्यू है, ओके। बिकॉज 98 रुपीज में उसने खरीदा है ये डिबेंचर, और रुपए फेस वैल्यू कितनी है उसकी, 20,000। तो अभी नंबर कैसे निकालेंगे, जो टोटल फेस वैल्यू है उसको ईच फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, है ना। 20,000 की फेस वैल्यू और 100 रुपीज हर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है, तो मैं उसे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर। देखिए कितने, 20,000, ये आपकी रुपीज में फेस वैल्यू है, और हर एक की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज ईच है। तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं फिर, 200 है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है हमारी परचेज की वर्किंग में, परचेज वैल्यू होता है। हम क्या निकालते हैं, परचेज वैल्यू। अब नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, 200 है, और हर एक डिबेंचर कितने में पड़ा, 98 में। देखो इसलिए यहाँ पे इजी पड़ता है, इसीलिए मैं फेस वैल्यू को कन्वर्ट कर देता हूँ नंबर में, और यहाँ पे कॉलम में भी नंबर ही लेता हूँ दोनों तरफ। आप भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो मेरे पास 200 डिबेंचर्स है और एक डिबेंचर 98 रुपीज का पड़ा मुझे, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 98,600, करेक्ट। अब तीसरा स्टेप आता है इंटरेस्ट का, बट ध्यान रखिए कि ये कम इंटरेस्ट वाला समय मींस ये जो मेरी परचेज वैल्यू है 19,600 रुपीज, जब सामने वाले ने मुझे बेचा था तो उसने इंटरेस्ट क्या कर दिया, इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड किया, क्योंकि उसने भी तो होल्ड किया ना, उसको भी 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलता होगा, तो उसने भी जनवरी फरवरी मार्च तक तो होल्ड किया डिबेंचर, और उसके बाद मुझे बेचा, तो उसने भी 3 महीना होल्ड करके ये डिबेंचर बेचा है, तो उसने अपना इंटरेस्ट का होल्डिंग अमाउंट डाल दिया कि बाबा मैंने इतना होल्ड किया, इंटरेस्ट मेरा इतना बनता है, तो उसने वो अमाउंट इसमें डाल दिया। अब ये जो अमाउंट है वो मिक्स्ड अमाउंट है, इसमें आपका परचेज अमाउंट भी और इंटरेस्ट अमाउंट भी है। तो प्योर अमाउंट निकालने के लिए मतलब जो एक सिर्फ परचेज का अमाउंट हो वो निकालने के लिए हमको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में कहा था कि कम इंटरेस्ट आपको माइनस करना रहता है, क्योंकि जो ये परचेज वैल्यू होती है उसमें 2 वैल्यू हो गई है, परचेज की भी वैल्यू और इंटरेस्ट की भी वैल्यू, तो ये मिक्स्ड वैल्यू हो गई है, आपको दोनों को सेपरेट करना रहता है, ओके। इसीलिए जब कभी भी कम इंटरेस्ट वाला सम हो तो आपको कम इंटरेस्ट क्या करना है, जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो माइनस करना है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, ओके। तो हमको इंटरेस्ट पहले ढूंढना तो पड़ेगा ना माइनस करने के लिए। तो आपको इंटरेस्ट किस पे मिलता है, आपकी फेस वैल्यू पे। आपकी फेस वैल्यू कितनी है, 20,000 ना, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो भी मिल जाएगा 20,000। और इंटरेस्ट हमेशा किस में मिलता है, फेस वैल्यू पे, ध्यान रखना। तो फेस वैल्यू 20,000 है, सब में ऑलरेडी दिया हुआ है, 12% इंटरेस्ट है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने कब परचेज किया, आपने 1 अप्रैल को परचेज किया। अब पीछे की तरफ जाएंगे तो लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सी होती है, दिसंबर होगी। अगर अप्रैल से पीछे जाए, अप्रैल से पीछे जाए हम लोग, तो लास्ट में इंटरेस्ट कब मिला होगा, दिसंबर को मिला होगा। अब पिछले साल के वो भी 31 दिसंबर को मिला होगा, मीन्स दिसंबर तक का तो उसने रिसीव कर लिया था। तो मुझे होल्ड करके कितना टाइम हुआ इस डिबेंचर को, जो भी सामने वाला पर्सन जब मुझे सेल कर रहा होगा तो उसने होल्डिंग
टाइम कितना निकाला, तो लास्ट इंटरेस्ट डेट 31 था। अब होल्डिंग देखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल को काउंट नहीं कर सकता बिकॉज अप्रैल तो खत्म ही नहीं हुआ है, 30 डेज खत्म होने के बाद ही इंटरेस्ट अप्रूव होगा, तो अप्रैल नहीं आएगा। तो कितने मंथ आ गए, जनवरी, फरवरी, मार्च। बिकॉज 31 का नहीं मिलेगा, बिकॉज 31 का उसने रिसीव कर लिया था ना, समझे। तो यहां पर सिर्फ 3 मंथ, बिकॉज 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट तो मिल चुका होगा। तो अब होल्डिंग पीरियड क्या हुआ, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल भी नहीं आएगा, बिकॉज अप्रैल भी फर्स्ट ही है। 30 होती अप्रैल तो आ जाता, ओके। तो यहाँ पे मैं 4 मंथ लिख देता, बट ऐसा तो नहीं है। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 20,000 पे, 20,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 12। तो आपको आ रहा है यहाँ पर 20,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 600 रुपीज। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 600 रुपीज है। ये इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 19,000। और इस 19,000 को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज। ओके, आप बोलोगे कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये प्योर वैल्यू है, ये मिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ऊपर वाली मिक्स्ड वैल्यू थी जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड था और परचेज वैल्यू भी इंक्लूड था। एक्चुअली परचेज वैल्यू कितनी है आपकी, 19,000 है। तो जो आपकी एक्चुअल परचेज वैल्यू जिसको हम कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज देते हैं, मैंने नाम कॉस्ट क्यों रखा, ताकि ये आपको समझ में आ जाए, कॉस्ट और कॉस्ट, ताकि ये अमाउंट आपको डायरेक्टली यहाँ पे डालना है कॉस्ट कॉलम में। या तो फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, एक्चुअल वैल्यू ऑफ परचेज, जैसा आपको ठीक लगे, ओके। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 19,000। अब हम इसकी पोस्टिंग कर लेंगे, पहले वर्किंग बाद में पोस्टिंग, ऑलवेज रिमेंबर। तो चलिए परचेज यहाँ पे लिखते हैं जहाँ पे प्लस है, 1 अप्रैल 2013। अब परचेज किया है तो पैसा गया बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2। कितने डिबेंचर परचेज किए, देखो नंबर में 200। इंटरेस्ट कितना था, 600। और कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेज, कॉस्ट, ये भी कॉस्ट है ना, कितना आ जाएगा, 19,000। अब कौन सा आएगा वर्किंग नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया अभी सेल का 1 सितंबर का। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं वापस। वर्किंग नोट नंबर 3, सेल कर रहे हैं कौन से इंटरेस्ट पे, एक्स इंटरेस्ट पे। पहला स्टेप, हमारे जो सेल की वर्किंग्स हैं उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, ओके। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा हमारा इसके अंदर, नंबर ऑफ डिबेंचर सेल। जैसे वहां पर नंबर ऑफ डिबेंचर परचेस है, यहां पर आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर सेल। तो आइए पढ़ते हैं। ऑन 1 सितंबर 2013 रुपीज 30,000 ऑफ सच डिबेंचर्स वेर सोल्ड एट रुपीज 96 एक्स इंटरेस्ट। कहता है कि हमने सेल कितने पे किया, 96 पे। हर एक डिबेंचर एक वैल्यू का मीन्स एक डिबेंचर का वैल्यू 96 लगाया। और ये डिबेंचर कितने बेचे, तो नंबर्स नहीं दिए, फेस वैल्यू दे दिया। बोलता है कि ये 30,000 के फेस वैल्यू वाले डिबेंचर थे, तो नंबर निकाल लेंगे ना, कैसे, 100 से डिवाइड करके। तो जो भी फेस वैल्यू है आपकी 30,000, उसको ईच फेस वैल्यू, हर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, उससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, 300 है। अब क्या निकालेंगे, सेल वैल्यू कितने पे बेचा, 300 इंटू 96, एक डिबेंचर का वैल्यू लगाया ना, तो 300 इंटू 96 दैट इज 28,800 हमारा सेल वैल्यू आ रहा है। अब जब हमने बेचा तो हमने कौन से इंटरेस्ट पे बेचा, एक्स इंटरेस्ट पे बेचा। तो मींस ये प्योर वैल्यू है, ये एग्जैक्टली एक्चुअल सेल्स वैल्यू है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो फिर भी इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको इंटरेस्ट की कॉलम में दिखाना पड़ता है कि इंटरेस्ट अक्रू कितना हो गया, बट माइनस नहीं करेंगे इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बिकॉज हमको इंटरेस्ट की कॉलम में दिखाना रहता है कि बाबा इंटरेस्ट कितना एक्चुअली अक्रूड हो चुका है।
बट इसको माइनस नहीं करेंगे बिकॉज ये जो वैल्यू है वो प्योर वैल्यू है, वो मिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ सेल वैल्यू। कैसे मालूम पड़ा? बोल रहा है ना हमने जो सेल किया वो एक्स इंटरेस्ट पे सेल किया, मींस इंटरेस्ट एक्सक्लूड है, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। ओके, तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे नंबर चाहिए, फेस वैल्यू चाहिए। 300 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो फेस वैल्यू मिल जाएगी, या तो डायरेक्टली फेस वैल्यू सब में दी हुई है ना 30,000, तो हम लोग डायरेक्टली 30,000 यूज कर लेंगे बिकॉज दी हुई है। नहीं दिया होता तो मैंने 300 मल्टीप्लाई बाई 100 करता तो मुझे 30,000 मिल जाता। ओके, कितना इंटरेस्ट है? 12% है। अब ये देखना पड़ेगा कि अब तक इस पे होल्डिंग टाइम कितना हो गया है। तो लास्ट, अगर मैं आज सितंबर पे खड़ा हूं, पीछे की तरफ जाऊंगा तो लास्ट दिसंबर को मिला था इंटरेस्ट, वो भी 31 दिसंबर को, तो 31 तो आएगा नहीं दिसंबर। अब कितना होल्ड हो चुका है इस डिबेंचर का पीरियड? तो जनवरी पूरा होल्ड किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं काउंट कर सकते बिकॉज सितंबर को पूरा 30 दिन नहीं कंप्लीट हुए। 30 डेज कंप्लीट हो जाते तो मैं सितंबर को भी काउंट करता। तो कितना हो जाएगा हमारा? अगर इसको मैं छोड़ दूं तो ये 8 मंथ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगस्त तक 8 मंथ हो रहा है, तो इसके ऊपर 8 मंथ का इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है। 8 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, तो 30,000 इंटू 12% इंटू 8 डिवाइड बाई 12, तो 2,400 आ रहा है। क्या ये इंटरेस्ट माइनस करेंगे? नहीं, बिकॉज एक्स वाला सम है। तो फिर यहां पर आपकी कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेल क्या है? यही अमाउंट, बिकॉज ये प्योर अमाउंट है ना, ये मिक्स अमाउंट नहीं है। तो यही आपकी सेल वैल्यू हो जाएगी एग्जैक्टली जो एक्चुअल सेल वैल्यू होती है। अगर कम इंटरेस्ट वाला सम होता है ये, अगर ये कम इंटरेस्ट वाली ट्रांजैक्शन होती तो मुझे ये इंटरेस्ट माइनस करके वो निकालना पड़ता, क्योंकि कम इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है जो हमारा सेल वैल्यू होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, सम कहता है कि ये एक्स इंटरेस्ट है, इट मीन्स दैट को जो अमाउंट है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो अब जब नहीं है तो फिर यही हमारी सेल वैल्यू हो जाएगी। आप बोलोगे सर अरे नीचे क्यों लिखते हो, ऊपर लिखा हुआ है ना। अरे बेटा एकदम सही है, बट मुझे नेक्स्ट स्टेप करने के लिए, मतलब ये स्टेप्स आपके परचेज वाले स्टेप से मैच होते हो, आपको ज्यादा वर्किंग नोट को याद करने के लिए थोड़ा इजी पड़े, इसीलिए मैंने थोड़ा मैचिंग टाइप बनाया है। ओके, बस ध्यान रखने का कि यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट का सम हो तो इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, वही आपकी बन जाएगी कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेल जो आपका सेल वैल्यू था। ओके, अब जब कभी भी प्रॉफिट सेल होता है तो हमको प्रॉफिट और लॉस ढूंढना पड़ता है। जब हम सेल करते हैं तो हमको प्रॉफिट और लॉस ढूंढना पड़ता है। ओके, पांचवा स्टेप आ जाता है। आपकी जो सेल वाली वर्किंग नोट होती है उसमें 5 स्टेप होते हैं। पांचवा स्टेप ये होता है कि हमको प्रॉफिट और लॉस ढूंढना पड़ेगा। तो जरा सोचिए कि कोई चीज आपने बेची, अगर मान लो कि आपने कोई चीज बेची 10 रुपीज में, आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि प्रॉफिट और लॉस हुआ है? आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने इसको बनाया या परचेज कितने में किया था। तो मान लो कि आप कोई चीज बेच रहे हो 10 रुपीज में और इसको परचेज किया था 8 रुपीज में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 रुपीज। इट मीन्स दैट आपको परचेज वैल्यू चाहिए। यहां पर हमारे पास सेल वैल्यू तो दी हुई है कि हमने जो डिबेंचर्स बेचे 28,800 रुपीज के बेचे, प्योर एग्जैक्ट सेल वैल्यू। बट इसको खरीदा कितने में था? ये 300 डिबेंचर हमने खरीदे कितने में थे, वो निकालना पड़ेगा। तो वो वेटेड मेथड से निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे पता नहीं है ना, ये सारे डिबेंचर मिक्स हो चुके हैं। तो मुझे यहाँ पे परचेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी 300 डिबेंचर की। तो परचेज वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर डेबिट माइनस क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर सोल्ड। ये आपका जब निकलेगा तो आपको परचेज वैल्यू मिल जाएगा कि आपने ये जो 300 डिबेंचर जो बेचे है ना, उसका खरीदा कितने में था। ओके, वेटेड मेथड से। तो कॉस्ट मींस ये वाले कॉलम, पहले डेबिट वाला बैलेंस है और फिर माइनस क्रेडिट वाला बैलेंस है। ओके, तो पहले डेबिट वाला लिख लेता हूं मैं। अगर इन दोनों को टोटल करूं मैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1,10,000।
इन दोनों का टोटल। क्रेडिट में कुछ है नहीं है, नील है, कॉस्ट की कॉलम में तो नील। डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डिबेंचर से, डिवाइड में पहले डेबिट वाले, तो डेबिट वाले कितने 1200 माइनस क्रेडिट में नंबर ऑफ डिबेंचर क्या है नील, मल्टीप्लाई बाय सोल्ड, कितने सोल्ड किए 300 सोल्ड किए ना। अब निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का यहाँ पे तो नील था, यहाँ पे भी नील था, मीन्स 1,10,000 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 300, जो भी आंसर आएगा वो हमारी परचेज वैल्यू होगी। तो 1,10,000 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 300, तो हमको आंसर आ रहा है 27,500। अब क्या होगा, अब हमको प्रॉफिट और लॉस मालूम पड़ जाएगा। हमने बेचा कितने में हमारे डिबेंचर, तो देखिए यहां पर हमने बेचे कितने में थे 28,800 में बेचे, और उसको खरीदे कितने में थे वेटेड मेथड के हिसाब से 27,500 में। तो जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, बिकॉज मेरी बेचने की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू खरीदने की वैल्यू। ऊपर से नीचे माइनस करके पॉजिटिव आंसर आएगा तो आपको प्रॉफिट ही होगा। और कॉमन सेंस भी है कि बेचने की वैल्यू ज्यादा है, खरीदने की वैल्यू कम है। ओके, तो आपको प्रॉफिट हुआ ना। तो माइनस कर देंगे 28,800 माइनस 27,000, तो आपको यहाँ पर 700 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 27,500 से माइनस किया मैंने ये, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 700 रुपीज का। 28,800 माइनस 27,500, आपको 700 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये मैंने इसकी वर्किंग कर ली है, अब क्या करेंगे पोस्टिंग, सेल कहाँ पे हो माइनस में, क्रेडिट साइड में। कौन सा डे था 1 अप्रैल थी, तो 1 सितंबर थी 2013। बाय बैंक अकाउंट बेचा है तो पैसा गया। वर्किंग नोट नंबर 3, कितने डिबेंचर्स बेचे 300 नंबर्स में। इंटरेस्ट कितना अक्रू हो चुका था 2,400। कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेल क्या था 28,800। अब आपको परचेस वैल्यू तो कहीं लिखना ही नहीं रहता, यहां पर प्रॉफिट हुआ है बिकॉज ये सेल की ट्रांजेक्शन है ना, सेल वैल्यू दिखाएंगे, तो दिखा दिया मैंने कि परचेस वैल्यू तो बस प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए था। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है हमको, तो प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं, जहां पे देखो मैंने यहाँ बताया डेबिट साइड में, देखो ऊपर मैंने मार्किंग करके रखा। आपको ऐसे लिखना नहीं, आपको पेंसिल से लिखना है वो। ओके, एग्जाम में जाकर ऐसे लिखना नहीं है। तो प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो डे कौन सा था उस दिन 1 सितंबर 2013 था, और प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, वर्किंग नोट नंबर 3, ना ये नंबर है ना इंटरेस्ट है, ये प्रॉफिट है ना। नंबर कब लिखेंगे, नंबर सिर्फ जब परचेज करोगे तो इधर डेबिट में नंबर की कॉलम में आएगा, और जब सेल करोगे तो क्रेडिट की कॉलम में नंबर आएगा, अदरवाइज नंबर नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात को। यहां पर आपका प्रॉफिट था 700 रुपीज का, लिख दिया। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, थोड़ी बड़ी थी बट कंप्लीट। ओके, अब आ जाते हैं वापस हमने सेल किया, करेक्ट, तो सेम वर्किंग रहेगा, खाली नंबर्स बदल जाएंगे। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 4, बट ये सेल कौन सा है, कम इंटरेस्ट वाला है। ओके, मैं इरेज कर लेता हूं। वर्किंग नोट नंबर 4 मैंने सेल किया, इस बार कम इंटरेस्ट वाला है सम, कम इंटरेस्ट वाली ट्रांजैक्शन है ना। अब नंबर ऑफ डिबेंचर सेल, तो सब में पढ़ना पड़ेगा। कहता है 1 दिसंबर को आपने ₹50,000 ऑफ सच डिबेंचर्स वेर सोल्ड एट ₹99 कम इंटरेस्ट। कॉस्ट वैल्यू 99 है एक डिबेंचर की, जो हमने सेल किया उसका। अगर सेल 99 वैल्यू है तो जो 50,000 क्या है फिर वो तो फेस वैल्यू होगा। अब हमको तो नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 100। तो देखो सबसे पहला नंबर ऑफ डिबेंचर सोल्ड आएगा, तो 50,000
डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपने कितने डिबेंचर सोल्ड किए। कितने डिबेंचर सोल्ड किए भाई? 500। अब आपको सेल वैल्यू निकालना है, तो आपने 500 डिबेंचर सेल किए और एक डिबेंचर आपने कितने में सेल किया? 99 में। करेक्ट। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 99 तो 49,500। अब इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, तो फेस वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी। 500 डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 50,000। इंटरेस्ट कितना है? 12%। अब देखना पड़ेगा कि होल्डिंग पीरियड कितना हो चुका है। तो देखिए आज आप कहाँ पे खड़े हो? 1 दिसंबर को, तो दिसंबर तो काउंट नहीं होगा। अब पीछे की तरफ चलते हैं कि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, तो लास्ट इंटरेस्ट पिछले साल के 31 दिसंबर को ही मिला था। तो 31 दिसंबर को मिला था, तो 31 दिसंबर को तो कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज वो तो गया, वहां तक का इंटरेस्ट तो रिसीव कर लिया था। अब उसके बाद होल्ड कितना हुआ, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। पर दिसंबर नहीं होगा बिकॉज दिसंबर की 31 को अगर तक मैंने बेचा होता तो पूरा 12 महीने का मिलता, बट मैंने 1 दिसंबर को ही सोल्ड कर दिया, तो मुझे कितने मंथ का होल्डिंग पीरियड पड़ा? 11 मंथ का होल्डिंग पीरियड हुआ, तो 11 मंथ का इंटरेस्ट इसमें अप्रूव हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 11 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। करेक्ट। 50,000 इंटू 12% इंटू 11 डिवाइड बाई 12, तो 50,000 इंटू 12%, अब इंटू 11 डिवाइड बाई 12, तो आपको आ रहा है यहाँ पे 5,500। आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 5,500। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब ये कम इंटरेस्ट वाला सम था, देखिए ना कम इंटरेस्ट है, ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट वाली थी, तो आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप जो ये सेल कर रहे थे 49,500 जो आपका सेल वैल्यू है उसके अंदर आपने इंटरेस्ट इंक्लूड कर दिया है। 5,500 का इंटरेस्ट इंक्लूड है, क्यूमुलेटिव वाला सम ट्रांजैक्शन है, मीन्स इंटरेस्ट ऑलरेडी ऐड है। तो अभी क्या करना पड़ेगा? नियम के हिसाब से माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा बेटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको? कॉस्ट वैल्यू 44,000 पड़ जाएगा। करेक्ट। ये 500 और 5,500 माइनस कर दिया तो मुझे 44,000 का कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेल, ये मेरा क्या है? कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेल है। ओके, 5,500 मेरा इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट मुझे क्या करना था? माइनस करना था। ब्रैकेट दे दिया मैंने, माइनस करके 44,000 मुझे कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेल मिल गया, क्योंकि जो ये मेरी सेल वैल्यू थी उसमें इंटरेस्ट क्या था? इंक्लूड था। अब ये मेरी एग्जैक्ट कॉस्ट वैल्यू है, मीन्स कितने में मैंने बेचा। यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेल का मतलब होता है कि मेरा ये वाला एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सेल, ओके, इस कॉलम वाला अमाउंट। अब ढूंढना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो अब क्या करेंगे उसके लिए? प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जानना पड़ेगा कि आपने ये डिबेंचर परचेज कितने पे किया था। तो परचेज कैसे निकालेंगे? बिकॉज सारे डिबेंचर तो मिक्स हो चुके हैं, तो वेट करना पड़ेगा ना। कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट, नंबर ऑफ डिबेंचर डेबिट माइनस क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर सोल्ड। अगर आपने ये फॉर्मूला यूज कर लिया तो आपको उस डिबेंचर का क्या मिल जाएगा? परचेज वैल्यू। फिर परचेज वैल्यू आप किसे कंपेयर करोगे? सेल वैल्यू से, और फिर आपको प्रॉफिट और लॉस समझ में आ जाएगा। तो आ जाइए करते हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, पहले कॉस्ट कितना हो रहा है यहाँ पे? 1,10,000 और प्लस 700, तो 1,10,700 आ गया। ये सबका टोटल। अब देखो क्रेडिट में भी है 28,800, तो पहले कॉस्ट का डेबिट क्रेडिट लिख लिया। अभी नंबर ऑफ डिबेंचर का करूंगा। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है? 1,200 माइनस 300, देखो 300 है ना यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 500 नंबर ऑफ डिबेंचर सोल्ड। अब मैं ये 1,10,700 माइनस 28,800 और 1,200 माइनस 300, फिर जो भी आएगा इसका डिवीजन और मल्टीप्लाई 500 करूंगा तो मुझे मेरी परचेज वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं। 1,10,700
-28,800। अब ये डिवाइड हो जाएगा आपका 900 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 डिबेंचर्स से। तो यहां पर आपको जो आ रहा है वैल्यू 48,333 आपको आ रहा है 48,333 आपका परचेज वैल्यू। अब जरा देखिए, आपने 48,333 में खरीदा था और आपने बेचा कितने में, 44,000 में, तो आपको लॉस हो रहा है ना। ऊपर से नीचे माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा तो लॉस है। और कॉमन सेंस भी है, ओके, कि आपकी सेल वैल्यू कम है और परचेज वैल्यू ज्यादा है। तो हम लोग देखते हैं कितने का लॉस हुआ हमको। तो हमको हो रहा है 4,833 का लॉस हो रहा है, ओके, 4,833 का लॉस। $4,833 का आपको लॉस हो रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है। अब इसकी पोस्टिंग कर देंगे, सेल किया है तो वहां पे लिखेंगे ना क्रेडिट साइड में। देखिए यहां पर माइनस में गया, डेट क्या थी, 1 दिसंबर थी, बेचा तो पैसा आया। वर्किंग नोट नंबर 4, कितने डिबेंचर बेचे, 500। इंटरेस्ट कितना होल्ड हो चुका था इसके ऊपर, अक्रूड हो चुका था 5,500। और कॉस्ट वैल्यू कितनी थी इसकी, 44,000 जो सेल थी। और लॉस हुआ है ना 4,833 का, तो लॉस कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। तो 1/12/2013 लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 4 से आया था ना। ये नंबर है ना इंटरेस्ट है, मैंने बोला सेल करेंगे तभी नंबर यहाँ पे लिखना है, ना ये इंटरेस्ट है, ये तो लॉस है। तो 4,833 का लॉस हो गया, रिकॉर्ड हो गई। अब हमारी 4th ट्रांजेक्शन हो गई, लास्ट 5th वाली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, इंटरेस्ट वाली है, ओके। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 5, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बिकॉज आपको 31 दिसंबर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ डिबेंचर हेल्ड, कितने डिबेंचर तुम्हारे पास थे जिस दिन तुमको इंटरेस्ट मिल रहा था। तो डेबिट माइनस क्रेडिट करना पड़ेगा, नंबर है ना, नंबर ऑफ डिबेंचर। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे यहाँ पे, 1,200 डेबिट में थे और क्रेडिट में कितने थे, 800 आप सोल्ड कर चुके हो। तो आपके पास 400 डिबेंचर ही बचे हुए हैं, क्योंकि 1200 खरीदे थे, 800 बेच चुके हो, तो 400 बचे। और आपको पता है कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, तो ये 400 डिबेंचर की फेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो 400 इंटू 100, 40,000 उसकी फेस वैल्यू आ गई 400 डिबेंचर की। इंटरेस्ट का रेट 12% है और पूरे साल का होल्डिंग हो गया ना, लास्ट 31 दिसंबर को मिला था और उसके बाद जनवरी से होल्ड कर रहे हो, 31 दिसंबर तक आपने ये 400 डिबेंचर होल्ड किए, उसको बेचा नहीं आपने, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर 12 महीने का पूरा। तो 12 इंटू 12 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 12% निकाल सकते हैं ना। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 करोगे तो 1 ही हो जाएगा ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ओके। डायरेक्टली 12% अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ रहा है 4,800। आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे बताया है लिख करके, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव करना है, वो भी आपको क्रेडिट की कॉलम में, ओके, इंटरेस्ट वाली। तो 31 दिसंबर 2013 को इंटरेस्ट आया, मीन्स पैसा आया, वर्किंग नोट नंबर 5 से आया, नंबर में ये ना कॉस्ट है, ये इंटरेस्ट है 4,800 का। अब यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी है, बस एक क्लोज करना है 6 वाला। तो क्लोज कैसे करते देखिए, सबसे पहले क्लोज करने के लिए आपको क्या क्लोज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर सबसे पहले क्लोज करने पड़ेंगे, ओके। आ जाइए, तो नंबर ऑफ डिबेंचर अगर क्लोज करें तो बड़ा बैलेंस दोनों तरफ जाएगा, यहाँ पे है 1,200
और यहाँ का बैलेंस है 800, तो बड़ा कौन सा है 1200, तो 1200 विल बी बोथ साइड। अब माइनस करेंगे इसको, तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 400 डिबेंचर बचे हैं 31 दिसंबर 2013 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मीन्स 31 दिसंबर को आपके पास कितने डिबेंचर्स बचे हैं 400 डिबेंचर। अब ये भी देखना पड़ेगा कि इस पे इंटरेस्ट कितना अक्रू हो चुका है। तो आप कब क्लोज कर रहे हो 31 दिसंबर को क्लोज कर रहे हो, और लास्ट इंटरेस्ट डेट भी क्या थी 31 दिसंबर ही थी, मतलब अभी एक भी दिन नहीं हुआ है इंटरेस्ट लेके। अभी तो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया इस 400 डिबेंचर्स पर, ये भी एक भी दिन नहीं हुआ। अगर मार्च में क्लोज करते हैं तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर अक्रूड हो जाता है, बट मार्च का क्लोजिंग है ही नहीं हमारा। हमारा क्लोजिंग कौन सा है 31 दिसंबर का है, और लास्ट इंटरेस्ट भी कब मिला हमको 31 दिसंबर को ही मिला है, तो एक भी दिन नहीं हुआ है ना अभी। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर अक्रूड इंटरेस्ट में कुछ नहीं आएगा। अगर मार्च का क्लोजिंग होता तो 3 मंथ का अक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ता। बात समझ में आ रही है क्या? अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट की कॉलम को क्लोज करेंगे, तो दोनों तरफ बड़ा लिख देंगे। पहले यहाँ पे देखो 600 रुपीज है, और यहाँ पर देखते हैं 0 0 9 9 और ये 17, एक चले गए तो 3 8 8 और ये 12, तो यहाँ पे 12,700 आ रहा है। तो 12,700 बड़ा बैलेंस है तो दोनों तरफ आ जाएगा। अब 600 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 12,100 आ जाएगा आपका बैलेंस ही इंटरेस्ट का। अब इसको क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको ट्रांसफर कर देंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस में। 31 दिसंबर 2013 का ये हमारा है। अब हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर क्लोज हो गया, इंटरेस्ट क्लोज हो गया। अब आएगी कॉस्ट कॉलम की बारी। बट कॉस्ट कॉलम से अगर ऐसा नहीं लिखा होता कि 31 दिसंबर को आपका मार्केट वैल्यू 93 रुपीज है, ऐसे लिखा है ना सम में, सम कहता है कि आपके पास जो भी डिबेंचर है 31 दिसंबर को, हमारे पास कितने डिबेंचर है 400, कहता है कि उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है एक डिबेंचर की 93 रुपीज। तो जब कभी भी ऐसा लिखा हो तो आप डायरेक्टली कॉस्ट कॉलम को ऐसा बड़ा बैलेंस दोनों तरफ छोटा बैलेंस माइनस करके नहीं क्लोज कर सकते, जैसे मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर और इंटरेस्ट को क्लोज किया वैसे नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक वर्किंग लगेगा, देखिए आप। वर्किंग नोट नंबर 6 क्लोजिंग कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, मार्केट वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा, मार्केट वैल्यू। मेरे पास कितने डिबेंचर है 400, और लास्ट 31 दिसंबर को एक डिबेंचर की मार्केट वैल्यू क्या है 93, तो 400 डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कितनी, तो 400 इंटू 93 करूंगा तो मुझे आ रहा है यहां पर 37,200 टोटल मार्केट वैल्यू। अब मैं कॉस्ट वैल्यू निकालूंगा। अब कॉस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल, डेबिट माइनस क्रेडिट। अभी आपकी कॉस्ट वैल्यू निकालेंगे तो वही वो वाला लॉजिक, डेबिट माइनस क्रेडिट। तो इस सबका टोटल अगर मैं डेबिट का करूं तो यहाँ पे आ रहा है 10,700 1,10,700। क्रेडिट का टोटल करना पड़ेगा कॉस्ट का, 3 वैल्यू है ना, 28,800 प्लस 44,000 प्लस 4,833, टोटल आ रहा है यहाँ पे 77,633। अब डेबिट माइनस क्रेडिट कर देंगे, तो यहां पर आ रहा है 33,067 रुपीज। अब देखो दो वैल्यू आ गई, एक आ गई आपके पास मार्केट वैल्यू और एक आ गई कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू कैसे निकाला हमने, कॉस्ट का डेबिट माइनस कॉस्ट का क्रेडिट, तो हमारे पास आ गया 33,067 रुपीज। अब रूल के हिसाब से एस 13 के हिसाब से कहता है कि जो भी छोटा बैलेंस होगा, कंपेयर करो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू, इसमें जो छोटा बैलेंस होगा वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। छोटा वैल्यू कौन सा है इसमें, कॉस्ट वैल्यू छोटा है ना, स्मॉल अमाउंट है वो 33,000 है, तो हमेशा विच एवर इज लोअर वाली वैल्यू वहां पर आ जाएगी।
तो यहाँ पर हम लोग कौन सा वैल्यू लिखेंगे, 33,067। मान लो कि मार्केट वैल्यू लोअर होती तो मार्केट वैल्यू वहां पे जाके लिख देते, बट मार्केट वैल्यू बड़ी वैल्यू है ना, 37,200 है और ये 33,067 है। अब विच एवर इज लोअर वाला लेंगे, तो वो ले लिया मैंने। अब जाके हम लोग क्लोज करेंगे, तो पहले यहाँ का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ का वैल्यू तो मुझे पता है 1,10,700। अब उसका टोटल कर दें इन सब का, है ना। तो इन तीनों का टोटल तो हमारे पास था, करेक्ट, 77,633। इन दोनों का, तीनों का था ना। अब उसमें ये प्लस कर दूंगा, 33,067 रुपीज। तो यहां पर आ रहा है, इन सबका टोटल भी आ रहा है 1,10,700। मतलब दोनों वैल्यू सेम है, कोई बैलेंसिंग नहीं आने वाला। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका यहाँ पर ये वैल्यू कम आता है या ज्यादा आता है, तो बैलेंसिंग आता है। ओके, वो ऐसा कब होगा, जब कभी भी मार्केट वैल्यू छोटी होगी तब होगा। जब कभी भी कॉस्ट वैल्यू आपका छोटा अमाउंट निकलेगा ना, हमेशा वो आमने सामने क्लोज हो जाएगा। बट मार्केट वैल्यू अगर आपका लोअर निकल जाए तो वो वैल्यू वहां पर आ जाएगा। और जब कभी भी ऐसा होगा तो आपको बैलेंसिंग मिलेगा, और वो बैलेंसिंग फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। ओके, बट यहाँ पर कोई ऐसा केस नहीं है, तो दोनों वैल्यू सेम है और यहां पर आपका सम कंप्लीट होता है। तो यहां पर इस सम में हमने कम इंटरेस्ट वाला, एक्स इंटरेस्ट वाला और मार्केट वैल्यू अगर लिखा हो तो कैसे क्लोज करना है, वो सारी चीजें देख ली है। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, प्लीज चेक कीजिए। थैंक यू।